भारत का ब्लू प्रिंट तैयार होगा। तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। लखनऊ में क्यों जुटे दिग्गज उद्योगपति? यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी को कितने हजार करोड़ की सौगात? अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। योगी 2.0 में कितने लाख नौकरियों का लक्ष्य? उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। पीएम लखनऊ में काशी पर क्या बोले? मोदी की किस बात पर हर हर महादेव? कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। गुजरात मॉडल के बाद यूपी मॉडल की चर्चा। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। जब लखनऊ से पूरे देश ने सुना नमो मंत्र, नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो 5 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और हिमांशु, उनके जन्मदिन से ठीक पहले यूपी में आज विकास की गंगा बही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचे और योगी के जन्मदिन से ऐन पहले यूपी को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया, जिसमें देश के नामी उद्योगपति शामिल हुए। और वहीं यह भी बता दें आपको कि योगी 2.0 में हुए इस इन्वेस्टर मीट में यूपी को 80,000 करोड़ से अधिक की सौगात मिली। कानून व्यवस्था से लेकर नए उद्योगों के सकारात्मक माहौल के लिए इन उद्योगपतियों ने डबल इंजन सरकार को सराहा। इसके साथ ही यूपी की दशा और दिशा बदल देने वाली, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाली इस इन्वेस्टर समिट से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर थे। वो लखनऊ गए, वो कानपुर गए और दोनों जगह उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। प्रधानमंत्री के यूपी आने का मकसद क्या था? कैसे इस मकसद से यूपी मॉडल की चर्चा अचानक से दिग्गज उद्योगपतियों के बीच होने लगी? हर एक जानकारी बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीर देखिए, क्योंकि बात यूपी की हो और बुलडोजर का जिक्र न हो तो मामला कुछ अधूरा सा लगता है। यूपी में औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले थे। उनके यहां पहुंचने से ठीक पहले इसी प्रतिष्ठान के बाहर हमें ये तस्वीर नजर आई, बुलडोजर की तस्वीर। वही बुलडोजर जो यूपी के अपराधियों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा बुलडोजर के नाम से पूरे देश में खूब ख्याति पाई है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैट कंपनी का 424 ये मशीन है, बैकहो लोडर के नाम से जानी जाती है, लेकिन आमतौर पर इसे बाबा का बुलडोजर भी कहा जाता है। हमारे साथ उनके कुछ एम्प्लॉइज भी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं वैसे? बिल्कुल सही आपने कहा सर। ये मशीन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है कैटरपिलर की, जिसको आज की डेट में बाबा के बुलडोजर के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये बताइए कि जब से ये नाम प्रचलित हुआ बाबा का बुलडोजर चलने की, तो क्या इसकी डिमांड में भी तेजी हुई? बिल्कुल है, डिमांड के साथ साथ लोगों के आकर्षण का भी केंद्र है ये आज की डेट में। खैर, इसके बाद प्रधानमंत्री का लखनऊ में आगमन हुआ और उन्होंने यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया, जिसमें अडानी, बिरला से लेकर देश के कई नामी उद्योगपति शामिल हुए। और योगी के जन्मदिन से ठीक पहले पीएम मोदी ने यूपी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। मोदी ने ये जानकारी देने से पहले अपने संबोधन की शुरुआत बदली हुई काशी की चर्चा करके की और जैसे ही पीएम ने काशी का जिक्र किया, वैसे ही पूरे हॉल में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बड़ी। पीएम मोदी ने इसके बाद योगी सरकार की तारीफ की। योगी सरकार में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की प्रशंसा की। डबल इंजन की सरकार में यूपी को बिजनेस हब के लिए सबसे बेहतर विकल्प बताते हुए यहां मौजूद सभी उद्योगपतियों से भारी निवेश करने की अपील की। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। पीएम मोदी लखनऊ में थे तो उद्योगपतियों को ये बताना भी नहीं भूले कि यूपी की जनता ने 37 साल बाद लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनवाई है। उन्होंने लगे हाथ ये भी कहा कि यूपी में कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक में निवेश के लिए योगी राज में अच्छा अवसर है। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। यानी मिलिट्री इक्विपमेंट से जुड़ी हुई ये 300 चीजें हैं। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए इन 300 प्रोडक्ट के लिए तो मार्केट, एश्योर्ड मार्केट अवेलेबल है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मौजूद उद्योगपतियों को भी गुजरात मॉडल की तरह डबल इंजन की सरकार में यूपी एक मॉडल की तरह दिखा। अलग अलग उद्योगपतियों ने इसकी चर्चा अपने संबोधन में की। उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि पीएम और सीएम का कॉम्बिनेशन डबल इंजन की गाड़ी जैसा है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण निवेश डेस्टिनेशन बन चुका है। तो उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि यूपी का प्रशासन और सरकार की तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी उद्योगपतियों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उद्योगपतियों को सबसे बड़ा आश्वासन दिया। आश्वासन यूपी में कारोबार के लिए बेहतर माहौल का,
यूपी में उद्योगों के लिए सुरक्षित निवेश का। आदर्श सिंह, लखनऊ, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब कब उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा। तो ये देखिए, यूपी में निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कब कब हुई? पहली बार जुलाई 2018 में, जब 61,500 करोड़ रुपए से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। और देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर बात करें दूसरी की, तो जुलाई 2019 में जहां 67,000 करोड़ रुपए की अधिक की, उससे भी अधिक की 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। तीसरी बार की बात करें तो जून 2022, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। यूपी की विकास को लेकर एक कदम और आगे बढ़ाया गया। और चलिए उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से उद्योगपति जो आज सेरेमनी हुई उसमें शामिल हुए। तो देखिए, गौतम अडानी आज शामिल हुए जो सेरेमनी आज हुई थी। इनके अलावा कौन कौन थे? कुमार मंगलम बिरला किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है। और इसके साथ ही निरंजन हीरा नंदानी, ये भी उद्योगपतियों में शामिल है। और ये उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही मैथ्यू आयरीज भी शामिल हुए। इसके अलावा सज्जन जिंदल भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेगा उसमें ये सभी इन्वेस्टर शामिल हुए। संजीव पुरी का भी नाम इसमें शामिल है। और वहीं बात करते हैं इस दौरान एक बड़ी खबर की, हैदराबाद से बात करते हैं इस बड़ी खबर की, जहां हैदराबाद में एक नाबालिग से गैंगरेप के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से झड़प भी हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपसी खींचतान आप देख सकते हैं, जहां पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दरअसल गैंगरेप के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन उन्हें वहां से हटाने के लिए जो पुलिस है वो मुस्तैद थी। देखिए कैसे उन्हें हटाया जा रहा था और तब दोनों ही के बीच में झड़प भी दिखाई पड़ी। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आक्रोशित है हैदराबाद की जनता, और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी इस मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन करने के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ, ये इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ जुड़ चुके हैं। सौमित, इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्या हालात कंट्रोल में आ चुके हैं? अभी सिचुएशन पीसफुल है बोला जा सकता है। अभी पुलिस स्टेशन के जब डीसीपी से भी हम बात करने की कोशिश किए और जब एसीपी से भी बात करने की कोशिश की, वो लोग ने वो क्लियरली बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन में है और जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है, पोक्सो मामले में बात ज्यादा डिटेल्स दे नहीं सकते। वो लोग बताया कि 4 से 5 माइनर अक्यूज, जुवेनाइल्स बोल सकते हैं, ये लड़की को 28 मई को ल्यूर करने के बाद कार में ले जाकर ये जो लड़की थी, माइनर लड़की, उसको गैंग रेप किया गया। और उसी मामले में एमआईएम नेता जो एमएलए है, उनके बेटे का नाम भी आ रहा है। और इसी एंगल में भी पुलिस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्वेश्चनिंग जारी है, और जो है इस मामले पर जो बाकी के 3-4 लोग हैं जो माइनर्स हैं, कार्रवाई जारी है। और इसी को लेकर के देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल अब आपको कट्टर इस्लामिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की थी। शिता, बिल्कुल हिमांशु, और देखिए ईडी ने पीएफआई के 33 बैंक खाते भी सीज किए थे और 68 लाख से अधिक की जमा रकम जब्त कर ली थी। पीएफआई ने इस कार्रवाई को गलत बताया था और आज जुमे के दिन नमाज के बाद पीएफआई के हजारों कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। लेकिन ये सिक्के का दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि पीएफआई को लेकर ईडी का खुलासा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हवाला लिंक खाड़ी देशों तक भी जुड़ते हुए साफ साफ दिखाई दे। और साथ ही ईडी की जांच में पीएफआई का चाइनीज कनेक्शन भी सामने आ गया। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। ये महाराष्ट्र का बीड जिला है, जहां पीएफआई के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएफआई पर ईडी की कार्रवाई को लेकर राजस्थान के जयपुर में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं की तरफ से मार्च निकाला गया। हाथों में ईडी के खिलाफ लिखे हुए नारों की तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। एक सनसनीखेज बनाने के लिए झूठ मारे की प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है ताकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज को दबाया जा सके। पीएफआई का आरोप है कि मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय को पीएफआई के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और चूंकि
पीएफआई सरकार के सामने झुकती नहीं, इसलिए ईडी को पीएफआई के पीछे लगा दिया गया है। लेकिन पीएफआई के इन आरोपों में दम कितना है, या फिर ईडी ने पीएफआई की साजिशों वाली नस पकड़ ली है, इसलिए उसकी बौखलाहट बढ़ी है। इसका अंदाजा ईडी की जांच में हुए नए खुलासे से लगाया जा सकता है। पीएफआई को लेकर ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि इसके तार अब चीन से भी जुड़ रहे हैं। फंडिंग को लेकर पीएफआई का चीन कनेक्शन सामने आया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रऊफ शेख पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, जो ओमान की रेस इंटरनेशनल में कर्मचारी है। इस रेस इंटरनेशनल में 2 चीनी और 2 एनआरआई डायरेक्टर हैं। रऊफ 2019 और 2020 में 2 बार चीन गया था और चीन से रऊफ के भारतीय अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल पीएफआई ने भारत में कहां किया, ईडी को ये भी मालूम है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि एक और मामले में एसडीपीआई सदस्य कलीम पाशा को चीन की कंपनी से 5 लाख रुपए मिले थे। कलीम पाशा बेंगलुरु हिंसा में शामिल रहा है। हालांकि पीएफआई ने ईडी के इन ताजा आरोपों को सिरे से नकारा है। ये ईडी डिपार्टमेंट भी हम देखेंगे तो हम यही कहेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से रियलिटी में ये ऐसा रिपोर्ट नहीं होना था, लेकिन वो लोग भी मजबूर होके बीजेपी या आरएसएस का प्रेशर का वजह से ऐसा एक स्टेप हमारे ऊपर लिया है बोल के हम बोलेंगे। यानी ईडी के खुलासों के मुताबिक पीएफआई उतना भी दूध का धुला नहीं है जितना वो होने का दावा करता है, क्योंकि आगे ईडी का खुलासा ये भी है कि पीएफआई का नेटवर्क ओमान, कतर, बहरीन और सऊदी में फैला हुआ है। आरोपों के मुताबिक इन देशों में पीएफआई हवाला के जरिए पैसा जमा करती थी और इसे बिजनेस में इस्तेमाल करती थी। साथ ही हवाला के जरिए ये पैसा खाड़ी देशों से भारत भेजने की साजिश रची गई। ईडी की माने तो अबू धाबी, कुवैत और जद्दाह में ही पीएफआई के 1800 से 200 सदस्य सक्रिय हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। पीएफआई लाख सफाई दे, लेकिन ईडी की जांच बताती है कि हवाला के जरिए पीएफआई का बड़ा फंड जुटाने का टारगेट था। हवाला से भारत में पैसे भेजने की साजिश रची गई थी। खाड़ी देशों में ट्रेनिंग कैंप लगाए गए थे। दिसंबर 2020 में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर हमले की साजिश रची गई थी। ये साजिश ईडी की छापेमारी के बाद ही नाकाम हुई थी। वहीं पीएफआई पर एंटी-सीएए प्रोटेस्ट कराने के भी आरोप लगे हैं। इसके बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने दिल्ली दंगे में हिंसा भड़काने की साजिश रची थी और पीएफआई ने एक हिट स्क्वाड भी बना रखा था, जिसका काम भारत में टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना था। ईडी की कार्रवाई पर पीएफआई की सफाई ये है कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की, गरीब पिछड़े दलितों, शोषितों, वंचितों की प्राकृतिक आपदा में मदद करती है। ये काम वो 2007 से लगातार कर रही है। इसके लिए जनता से उसे फंड मिलता है, लेकिन ईडी के मुताबिक ये उसका एक चेहरा है और दूसरा चेहरा ये है कि पीएफआई देश में हिंसा भड़काने, समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने का काम भी करती है। इसकी पुष्टि पीएफआई के डिविजनल प्रेसिडेंट अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें ईडी की टीम को 151 अलग अलग किस्म के प्रोटेस्ट करने से जुड़े दस्तावेज मिले, जिसमें एक खास किस्म के प्रतीकों को विरोध प्रदर्शन के तरीके के रूप में जिक्र किया गया था। इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद में देखने को मिलता है, जहां विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक हिजाब बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लाउडस्पीकर वाला जिन्न एक बार फिर से जग गया है और राज ठाकरे ने इस जिन्न के चिराग को वापस रगड़ दिया है। और बिल्कुल ये बात दर्शकों जानना बेहद जरूरी है कि अब की बार राज ठाकरे के कार्यकर्ता मुंबई में घर घर जाकर लाउड स्पीकर से सावधान करने वाले हैं और राज के इस एक्शन पर उद्धव सरकार अलर्ट हो गई है। लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। राज ठाकरे ने इस चिट्ठी के जरिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से लाउड स्पीकर के जिन्न को जगाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ ने एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से हुंकार भरने की अपील की है।
राज ठाकरे ने इस चिट्ठी में लिखा है कि लाउडस्पीकर का मुद्दा एमएनएस ने उठाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की सियासत में एक भूचाल सा आ गया था। अब हमें ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे विचार जनता तक पहुंचें। लिहाजा मैं एक पत्र हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में लिखकर आपको दूंगा, जिसे आप सभी को घर घर पहुंचाना है। ये चिट्ठी आपके नेता तक भेज दी गई है। अब इस चिट्ठी को आप लीजिए और काम पर लग जाइए। राज ठाकरे की इस चिट्ठी से साफ है कि वो अब पैम्फलेट्स बांटकर इस मुद्दे पर जनता का समर्थन लेना चाहते हैं। इसके लिए एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों को पर्चे बांटेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि ये आंदोलन हम तो कर रहे हैं, हम रास्ते में करेंगे, रास्तों में उतर के कर रहे हैं, उसको सक्सेस भी आया है। बहुत सारे लोग हमको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी तकलीफ दूर हो गई है। लेकिन ये एक दिन के लिए होना नहीं है, हमेशा के लिए होना चाहिए। इसलिए लोगों का इसमें सहभाग होना चाहिए। इसलिए हम लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए राज ठाकरे साहब ने जो पत्रक जारी किया है वो हम घर घर में जाके बांट रहे हैं। राज ठाकरे को उम्मीद है कि जो काम अल्टीमेटम की वजह से नहीं बन पाया था, उसे जनता के समर्थन से जमीन पर सफल बनाया जा सकता है। लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे की नई मुहिम पर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने पूछा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने में उद्धव ठाकरे को किस बात का डर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सुबह 6 से रात को 10 के बीच में लाउडस्पीकर विथ डेसिबल मर्यादा। अब मंदिर के मस्जिद जिसके इससे ये भंग करता है, कार्रवाई होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी क्यों डर रहे हैं कार्रवाई करने से? राज ठाकरे ने पिछले महीने लाउडस्पीकर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के जरिए अजान दी जाएगी तो वो मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर उससे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। इसके लिए राज ठाकरे ने तमाम मस्जिदों को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया था कि वो मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को हटा दें। उनकी इस चेतावनी का असर भी हुआ था। कई जगहों पर या तो लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था या कई जगहों पर लाउडस्पीकर को बंद भी कर दिया गया था। अब अल्टीमेटम के 1 महीने बीतने के बाद एक बार फिर राज ठाकरे इस मुद्दे को लेकर वापस लौटे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में क्या खेल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यहाँ पर धाकड़ एक्सक्लूसिव में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आगे आपको दिखाएंगे भागवत फॉर्मूला क्यों मुसलमानों को छल लगा। ज्ञानवापी पर पहली बार भागवत संदेश। ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? भागवत नीति से काशी मथुरा का शांतिपूर्ण हल। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। भागवत ने ज्ञानवापी पर बड़ी लकीर खींची। राम मंदिर की तरह अब आरएसएस का आंदोलन नहीं। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था। किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। अब मस्जिद से शिवलिंग निकालना बंद होगा। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? भागवत का बयान क्या सोचता है मुसलमान? मोहन भागवत को यह बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। भागवत पर देशभक्त मुसलमान वर्सेस कट्टर मुसलमान। काशी ज्ञानवापी विवाद धीरे धीरे राम मंदिर आंदोलन की तरह बनता जा रहा है। मामला कोर्ट में भी है,
हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। यह बयान विवाद के समाधान की नई दिशा दिखाता नजर आ रहा है। देश में जिस तरह काशी मथुरा के बाद अलग अलग मस्जिदों में मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, उस पर भागवत ने यह कहा कि यह बंद होना चाहिए, यानी अब मस्जिदों से शिवलिंग को ढूंढना बंद हो। मोहन भागवत ने कहा कि अब ज्ञानवापी को लेकर संघ कोई आंदोलन नहीं चलाएगा। उन्होंने यह भी नसीहत दी है कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से मामला हल हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो दोनों पक्ष कोर्ट का फैसला माने। यह दरअसल संकेत है कि अब काशी मथुरा से आगे कुछ नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इन बयानों पर क्या सोचता है देश का मुसलमान, और क्या है राष्ट्रवादी मुसलमान और कट्टर मुसलमानों की सोच, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर को आंदोलन आरएसएस ने बनाया। अब काशी में ज्ञानवापी के लिए आरएसएस नहीं करेगा कोई आंदोलन। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के करीब 1 महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ज्ञानवापी पर आरएसएस की नीति पहली बार देश के सामने रखी। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में देश को बता दिया कि ज्ञानवापी पर संघ की आस्था है, लेकिन इसके लिए अब किसी तरह का आंदोलन आरएसएस की ओर से नहीं होगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। नागपुर में संघ मुख्यालय में आरएसएस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को संदेश दिया कि अगर संभव हो तो ज्ञानवापी का समाधान आपसी बातचीत से निकालें, और अगर कोर्ट में ही मामला खींचना है तो कोर्ट का फैसला माने। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि रोज रोज नए मस्जिद में मंदिर की बात करना और नया नया विवाद लेकर आना देश हित में नहीं है। दरअसल मोहन भागवत बात कर रहे थे उन मस्जिदों की जिनका मामला ज्ञानवापी के बाद तेजी से उठा, और ज्ञानवापी के सर्वे के बाद विवाद कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। इनमें है काशी की धरहरा मस्जिद। पंचगंगा घाट के किनारे खड़ी इस मस्जिद को हिंदू पक्ष बिंदु माधव मंदिर बताता है, और इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का भी विवाद कोर्ट में है। हिंदू पक्ष इसे लक्ष्मण का टीला मानता है। पिछले महीने कर्नाटक के मंगलुरु में जुमा मस्जिद के पुनर्निर्माण के दौरान जब दीवार गिरी तो वहां भी मंदिर जैसी दीवारें सामने आई। दक्षिण भारत में इस मस्जिद का विवाद भी कोर्ट पहुंच चुका है। इन मस्जिदों का विवाद ज्ञानवापी के मुद्दे के बाद उठा है। इन जगहों के सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग हिंदू पक्ष की ओर से उठने लगी है। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी का जिक्र तो अपने बयान में किया, लेकिन मथुरा को लेकर कुछ नहीं कहा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी कोर्ट में है। यहाँ भी ज्ञानवापी की तरह सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग उठ रही है। वैसे भी अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर बरसों से कानूनी लड़ाई और आंदोलन चल रहे हैं। संघ प्रमुख का इशारों में संदेश था कि अब इन तीनों से आगे मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं ले जाना है। संघ प्रमुख के ज्ञानवापी पर बयान पर अभी भी कई मुस्लिम धर्मगुरु शक कर रहे हैं और इससे लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका, ये सब जो है ये सब झूठी कहानी है।
अगर ऐसा है, मोहन भागवत को यह बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। मुंबई में मुस्लिमों की संस्था रजा एकेडमी, जो अक्सरों विवादों में रहती है, जिसने कई बार मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की, उसके मौलाना खलील उर रहमान को भी सुन लीजिए। ये कहना बंद कर दें कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और ये इसको बंद कर दें वो ये चैप्टर को। दूसरी बात रही ज्ञानवापी का मसला। ज्ञानवापी का मसला अदालत में चल रहा है। वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, फव्वारा है। शिवलिंग होता तो मुसलमान 500 साल से उसको संभाल करके रखते नहीं है। तो इसलिए जो है उनका एक सिर्फ एक भ्रम है और माहौल को खराब करना मकसद है। मोहन भागवत की शांति संदेश को मौलाना खलील उर रहमान भ्रम मानते हैं। हालांकि मौलाना खलील उर रहमान को ये नहीं पता कि ज्ञानवापी के जिस कथित फाउंटेन के 500 साल पुराना होने की बात वो कह रहे हैं, उस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भी 500 साल पहले नहीं हुआ था। मोहन भागवत लगातार ये बयान देते आए हैं कि देश में मुस्लिमों और हिंदुओं के पूर्वज एक ही हैं। गुरुवार को अपने स्वयंसेवकों के सामने उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई। ये बयान मुंबई की रजा एकेडमी के ही एक और मौलाना को भागवत का भड़काने वाला बयान लगता है, और इसी के जवाब में मौलाना ने भागवत के खिलाफ जहर उगला। दुनिया ये रिसर्च करे कि आदम जो थे उनका मजहब क्या था, उसी पर जमा हो जाइए। तो मोहन भागवत जी को क्या करना? मैं बस उसी के धर्म पे हम क्या करना चाहिए, वहीं जमा हो जाना चाहिए उनको भी। इसके आगे भी मौलाना ने काफी आपत्तिजनक बातें कही, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। आपने 3 मौलानाओं को सुना और ज्ञानवापी मस्जिद पर शांति और समझौते की भागवत की अपील पर अकड़ गुस्सा भी देखा। आगे आपको देश के कुछ ऐसे मुसलमानों की बात सुनाएंगे जो अमन चाहते हैं, जो जानते हैं कि हकीकत क्या है। ऐसे मुसलमान चाहते हैं कि इतिहास की गलतियों से मुस्लिम सबक लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और देखिए, मोहन भागवत के बयान पर कट्टर मुसलमान अपनी सोच, अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है। वो संघ प्रमुख की अपील को खारिज करते हैं। लेकिन इसी मुल्क में ऐसे मुसलमानों की भी कोई कमी नहीं है। तो ना सिर्फ इतिहास को अच्छे से जानते हैं वो लोग, बल्कि अमन और भाईचारे में भी यकीन करते हैं। मोहन भागवत के बयान पर ऐसे अब राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी हम आपको सुनाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान। 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 2.5 साल बाद देश में मंदिर और मस्जिद का मामला फिर से सुर्खियों में है। इस बार विवाद की जड़ में है ज्ञानवापी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म करने की अपील की। नागपुर से ये संदेश देने की कोशिश की कि अब विवादों में उलझने का दौर नहीं, बल्कि मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे ले जाने का दौर है। हिंदू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो। जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले। चाहे ज्ञानवापी पर आम सहमति बनाने की बात हो या नए मंदिर मस्जिद का विवाद ना शुरू करने की अपील, मोहन भागवत के बयान कई मुस्लिमों को पसंद आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कोर्ट के बाहर अगर कुछ समझदार मुसलमान बैठे, समझदार बिरादरान वतन हिंदू बैठे और वो उसमें मुसलमान ये कहें ठीक है, हम आपको ज्ञानवापी और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हम आपको गिफ्ट करते हैं, तो इससे क्या हो, आउट ऑफ कोर्ट अगर सॉर्ट आउट हो जाए, मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड होगा और मुसलमानों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा
और जो ये हर वक्त हिंदू मुस्लिम होता है ये ख़त्म हो जाएगा। ये किसी मुस्लिम को यानी किसी मुस्लिम संगठन को ये कहना होगा, ये करना होगा। ज्ञानवापी पर आपसी सहमति से विवाद खत्म करने की मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम राजनीति विश्लेषक ने क्या कहा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। तो मोहन भागवत जी ने ये बात बोली है, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये सत्य और असत की लड़ाई है। जहां जहां भी जिस आदमी के पास, जिस कुनबे वर्ग के पास ऐसे साक्ष्य हैं कि उसकी धार्मिक स्थान को, उसके मंदिर को या किसी भी चीज को आक्रांताओं ने तोड़ा और उस पे अपने मजहब के अनुसार अपनी इबादतगाह बनाई, उस आदमी को उसके लिए लड़ने का अधिकार है। कहीं अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो हिंदुओं को लड़ने का अधिकार है। रिजवान अहमद मान रहे हैं कि इतिहास में जो गलतियां हुई उससे मुसलमानों को अभी भी सबक लेने का वक्त है। कई पढ़े लिखे मुसलमान भागवत के बयान को देश हित में बता रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस का विरोध करने वाले दलों के नेता भी खुले दिल से मोहन भागवत के बयान की तारीफ कर रहे हैं। मोहन भागवत जी साहब ने जो भूमिका रखी है वो निश्चित रूप से देश के एकता के लिए अगर अच्छी है तो उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि जात और धर्म के अंदर, जात पात धर्म पंथ के अंदर में अगर कोई इस पुराने कुछ निकाल कर और धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर कोई झगड़ा होता है या आंदोलन होते हैं तो ये देश के एकता को के लिए ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता मोहन भागवत के बयान की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ मुस्लिम नेताओं को अभी भी मोहन भागवत पर यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग है इस बात की वकालत कर रहा है। क्या मोहन भागवत जी ये बात नहीं जानते? और अगर जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाएं, आरएसएस के लोगों को समझाएं। सिर्फ बयान देने से कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। संघ प्रमुख ने सबको साथ लेने की बात कही, हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी सहमति की बात कही। मुस्लिमों में एक धड़ा संघ प्रमुख की नीति पर अमल की अपील कर रहा है, वहीं कट्टर मुस्लिम अभी भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान। वहीं संत समाज की एक मांग से आने वाले दिनों से वाराणसी प्रशासन की टेंशन बढ़ने वाली है। संतों ने वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग बताते हुए वहां पूजा पाठ शुरू करने की मांग की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से बाकायदा 4 जून यानी कल की तारीख भी तय की जा चुकी है। तो वहीं वाराणसी में आज धर्म परिषद की बैठक में भी 22 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें आकृति को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बताते हुए संतों ने वहां पूजा पाठ की इजाजत मांगी है। हालांकि वाराणसी पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ऐसे किसी भी अनुमति से इनकार कर दिया गया है। और ऐसे में अब सवाल है कि संत समाज अब आगे क्या करेगा। काशी में धर्म संसद, ज्ञानवापी पर धर्म संकट। वाराणसी के ज्ञानवापी के वजूखाने में जो आकृति मिली उसके पूजन की मांग तेज होने लगी है। जिस तरह के देश भर में शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, ठीक उसी तरह इस आकृति के पूजन की भी मांग हो रही है। संत समाज इस आकृति को आदि विश्वेश्वर बता रहा है। काशी में एक तरफ जहां धर्म परिषद का आयोजन कर संत हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर 4 जून को वजूखाने में मिली आकृति की पूजा पाठ का ऐलान किया जा चुका है। द्वारका और ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की कि 4 जून को संत समाज ज्ञानवापी जाएगा और जहां तक अनुमति होगी वहां तक जाकर वो भगवान शिव का भोग और पूजन करेंगे। सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य का जो आदेश है, उसके परिपालन का जो प्रश्न है, इन सबको तो पूरा करना है ना, और इसको प्रदर्शित भी करना है।
प्रशासन जाने, सरकार जाने, जनता जाने, मुस्लिम बंधु जाने, हिंदू बंधु जाने कि क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए और क्या किस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रदर्शित कैसे होगा? शास्त्रों की जो मर्यादा है कि भगवान प्रकट हों तो उनकी स्तुति और पूजा हो, तो प्रकट हुए, अब उनकी स्तुति पूजा होनी चाहिए। तो इसको कौन स्थापित करेगा? कोई तो करेगा, समाज का ही कोई व्यक्ति करेगा। तो हम उसके लिए आदेशित हुए हैं, हम कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऐलान के बाद वाराणसी में धर्म परिषदों का दौर शुरू हो चुका है। संत समाज ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर पूरे देश की नजर इन दिनों टिकी हुई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है, तो दूसरी तरफ मुसलमान पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और इन सब के बीच में काशी के जो संत हैं वो एक बार मुखर होते जा रहे हैं और यहाँ पर बाकायदे एक धर्म परिषद का एक आयोजन भी किया गया है, जिसमें काशी के जो तमाम जो संत हैं, मठों के जो मठाधीश हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ BHU के प्रोफेसर भी हैं, इसमें इतिहासकार भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है। ये सभी लोग इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि जो मामला उपजा है उसका हल कैसे निकाला जाए। धर्म परिषद में 22 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सबसे बड़ी मांग ये कि ज्ञानवापी में मिली आकृति की पूजा और दर्शन की इजाजत दी जाए। धर्म परिषद में जो प्रस्ताव पास किए गए उसमें ज्ञानवापी में मिले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा दर्शन की इजाजत मिले, शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए, ज्ञानवापी परिसर के निचला हिस्सा पूजा पाठ के लिए खोला जाए और 1991 के धर्म स्थल कानून को रद्द किया जाए। धर्म परिषद के बाद पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास महाराज ने कहा कि जब मुस्लिम समाज को ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की इजाजत है तो उन्हें अपने आराध्य से दूर क्यों रखा जा रहा है। जब ये शिवलिंग निकल गया है और सारे साबूत दिखाई दे रहे हैं, लंबित कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि संरक्षक की दृष्टि से या तो आप हमको पूजा करने का आदेश दो, अगर पूजा करने का आदेश नहीं भी दे पा रहे तो वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए और वो सरकार जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर दोनों पक्षों को बैन करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो पूजा अर्चन की हम मांग करेंगे। संत ही क्यों, काशी के इस धर्म परिषद में कुछ मुसलमान भी आए। भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने मुसलमानों से अपील की कि वो हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाना बंद करें। धर्म परिषद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। उन्होंने